जुनून वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा शर्मा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान का सबसे खास शो युवा, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं संघर्ष और सफलता की वो कहानियां जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने थार के रेगिस्तान से उठकर साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और साथ ही नेशनल लेवल पर चित्रकला में सम्मानित हुए हैं और हाल ही में मायड़ भाषा सेवा सम्मान 2026 से अलंकृत हुए हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर रेवण दास बारट जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। बाड़मेर के छोटे से गांव से उठकर आपका यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? सफ़र अभी चल रहा है अनीशा जी। मेरा जन्म जो है वो बाड़मेर के थार का रेगिस्तान, उसमें एक गांव है भियाड़ में भी बारठों की ढाणी, वह मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय भियाड़ से हुई। और मेरे में सृजन की शुरुआत भी मेरे अपने गांव से हुई जी। उसके बाद में बाड़मेर मेरी उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं की जो शिक्षा है मेरी बाड़मेर से हुई। और उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से हुई। और एमफिल मेरी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मैंने वर्धा से किया। वर्धा की ज़मीन मेरे लिए साहित्य में और ज़्यादा सीखने की ज़मीन थी। वहाँ मैंने एक पत्रिका शुरू की और वहाँ से मैंने रजत पदक प्राप्त किया। उसके बाद मैं डॉक्टरेट के लिए मैंने कुछ विश्वविद्यालय में आवेदन किया और राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरा पीएचडी के लिए एंट्रेंस हो गया। और यूजीसी की नेट जेआरएफ से वजीफ़े के साथ में मैंने पीएचडी की। मेरे पीएचडी का विषय समकालीन हिंदी और उर्दू गज़ल का तुलनात्मक अध्ययन रहा। पीएचडी के बाद में मैंने कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संबद्ध कॉलेज है उसमें मैं 3-4 कॉलेज में मैंने अध्यापन कराया है। और रेडियो और दूरदर्शन टीवी से मैं पिछले 1.5 दशक से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कुछ पुस्तकें हैं और यात्रा जारी है। मैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूँ तो यह सच है कि पाँव ने बहुत कष्ट उठाए पर पाँव किसी तरह राहों पे तो आए। हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। तो यात्रा अभी जारी है। तो सर, आपने क्या उस टाइम सोचा था कि आप साहित्य में ही अपना कैरियर बनाएंगे? हाँ, ऐसा कोई सोचते नहीं है कि क्या होता है समय समय पर क्या होता है। आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दूंगा तो आपको आश्चर्य भी होगा, हंसी भी आएगी जी। मेरे गांव के स्कूल के ठीक आगे से राज्य सड़क निकलती है और वहाँ आर्मी का मूवमेंट रहता है वहाँ पे जी। तो आर्मी के काफ़िला बहुत सारी वहाँ से जब उसके वाहन गुजरते तो मुझे लगता था कि इनसे अच्छा जीवन किसी का नहीं होगा। और ख़ासकर जो उसके ट्रक चलाने वाले होते बड़े, जो जिसमें वाहन से ले जाते, मुझे लगता है कि ड्राइवर से बड़ा कोई जीवन या फिर आर्मी फौजी कोई नहीं होगा। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं जो है सेना में जाऊंगा। फिर एनसीसी कॉलेज के दिनों में जब एनसीसी में आया तो बाकायदा आर्मी के साथ अटैचमेंट रहा, सेना के साथ मेरे कैंप हुए और मैंने सी में ए ग्रेड किया। तो उस समय भी यही रहा था कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। मेरे सपने और ज़्यादा उस तरफ हुए। लेकिन फिर जब ही मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैं उस पूरे जो कहेंगे जो बनाया हुआ प्लान था उसको छोड़ करके हिंदी की दुनिया में आ गया। फिर मैंने हिंदी से एमए किया, एमफिल किया। फिर एक लंबी यात्रा चल पड़ी जो कि एकेडमिक यात्रा थी, लिखने पढ़ने की यात्रा। तो उसमें वो जो मेरा फौजी बनने का सपना है वो रह गया तो नहीं क्या, लेकिन मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने लेखक बनने का सोचा और मैं इस यात्रा में मैं खुश हूँ कि मैं आज जहाँ हूँ वो मेरी आत्मसंतुष्टि है। मैं अपने आत्म के साथ में हूँ। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो। हाँ बिल्कुल है, आत्मसंतुष्टि मुझे है और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं आर्मी बनी गया है या इस तरह। तो सर, आपकी लेखनी की शुरुआत कब हुई और आपने आपकी पहली कविता कब और कौन सी लिखी? लेखनी की शुरुआत मेरी प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ता था, उसके बाद जब माध्यमिक विद्यालय में आया 6ठी-7वीं से था, तब मेरे में कविता का और चित्रकला के अंकुर फूटे। मैं सबसे पहले पेंटिंग करने लगा था और घरों की दीवारों पे जो बच्चे जिस तरह से करते हैं, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। तो उसके लिए मैंने मार भी खाई है। और फिर जो रेखागणित की जो अभ्यास पुस्तिका होती है उस पर मैं हमारे जो कक्षा के अध्यापक होते थे उनके कैरिकल्चर पोर्ट्रेट बनाया करता था।
खासकर मुझे गणित से बड़ा डर लगता था। तो हमारे जो गुरुजी थे श्याम सुंदर जी, मैं उनके कैरिकल्चर बना था और एक बार मैं पकड़ा भी गया, तो उनको लगता है कि मैं गणित पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो इस तरह से रहा। फिर उस समय की चित्र से याद आया कि मैं अपने चित्र प्रकाशन के लिए भेजता, तो उस समय की तमाम पत्र पत्रिकाओं में मेरे चित्र प्रकाशित हुए, जबकि एक सुदूर रेगिस्तान के गांव के बच्चे के लिए बड़ी चुनौती होती है। बालहंस, सुमन, सौरभ, राजस्थान पत्रिका, इतवारी पत्रिका, नंदन, इन सब में मेरे चित्र प्रकाशित हुए। साथ ही कविता लिखना भी मैंने उन्हीं दिनों ही शुरुआत की थी। और मुझे याद है कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैंने चित्र और कविता दोनों साथ में लिखी थी। वो एक भावचित्र था जो बालहंस पत्रिका ने मांगा था। और कविता के बोल मुझे जहाँ तक याद है इस तरह से था कि एक मैंने घास में बैठे हुए बिल्ले को बताया था, और हरी घास गरम कचौरी, फिर क्यों करूँ मैं दूध की चोरी, इस तरह उसमें कुछ कैप्शन भी लिखना था। तो मैंने लिखा, ये पहली रचना मान सकते हैं मेरी जी। तो सर सर आप तीनों भाषाओं में, हिंदी, उर्दू और राजस्थानी में लिख देते हैं, तो ये जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर डेवलप हुई है, ये कैसे हुई है? यह स्वतः ही हो जाता। जैसे मातृभाषा जो मैंने अपने माँ से सीखी वो राजस्थानी है, मायड़ भाषा राजस्थानी है। वो जन्म से को लेकर आप जो लोरियाँ सुनते हैं वो आप सबसे पहले आपकी मदर टंग होती है। तो मेरी राजस्थानी मेरी मातृभाषा है, और मैं आज भी राजस्थानी में सहज महसूस करता हूँ बात करते हुए। और राजस्थानी के कुछ और बाद में संयोग जुड़े कि मैंने 11th-12th में राजस्थानी विषय लिया, वैकल्पिक विषय होते हैं। तो फिर मेरा एमए में एक 5वां प्रश्न पत्र राजस्थानी का रहा, लघु शोध प्रबंध किया, और संयोग से मैं राजस्थानी का समाचार वाचक भी रहा। बाद में मुझे मीडिया में जो काम करने का अवसर मिला वो राजस्थानी का ही प्लेटफॉर्म था। अच्छा, आप पूरा राजस्थानी में बोलते हैं? राजस्थानी में मैं बोलता हूँ, एंकरिंग की राजस्थानी में। राजस्थानी में फिर जब आप बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं समकालीन लेखकों को, तो फिर लिखना भी शुरू करते हैं। हिंदी की जो यात्रा है वो मेरी ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के साथ ही शुरू होगी। मैंने जो वैकल्पिक विषय लिया वो हिंदी साहित्य था जी। और फिर मैंने बाद में जो स्नातकोत्तर एमए है वो मैंने हिंदी में किया। फिर हिंदी की पूरी एक लंबी यात्रा चली। मेरा उच्च शिक्षा का सारा जो है वो पीएचडी डॉक्टरेट वो हिंदी में हुई है। तो हिंदी में मैंने लिखी, जो मेरा काव्य संकलन आया वो हिंदी में ही है। और उर्दू का संयोग ऐसे बना कि पहले रेडियो में मैं श्रोता रहा, तो ऑल इंडिया की जो उर्दू सर्विस थी, बीबीसी लंदन की जो उर्दू थी, तो मैं उनको सुना करता था। मेरी बड़ी रुचि रही उर्दू में। और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने जयपुर के और जितने भी लाइब्रेरीज़ थी उसमें नागरी लिपि में उर्दू शायरों की और उर्दू जितने जो लिखने वाले फिक्शन लिखने हैं उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा जो हिंदी में अनुदित है। आप शायरी भी पढ़ते हैं? हाँ, मैंने शायरी उस समय पढ़ी। उस समय तो क्या, बशीर बद्र और मुनव्वर राणा, इस तरह की शायरी, इस्मत चुगताई, और आप इनको मैंने कृष्ण चंद्र को बाद में पढ़ा। फिर मेरी रुचि जागृत हुई, तो मैंने एमफिल में जो लघु शोध होता है, डिसर्टेशन होता है, वो फिर गज़ल पर ही किया कि गज़ल कैसे जो है वो उर्दू से, फारसी, अरबी से हिंदी में आई, गज़ल काव्य का हिंदी में अभिग्रहण, इस विषय पर मैंने एमफिल किया। और फिर डॉक्टरेट जो है मैंने समकालीन हिंदी और उर्दू गज़ल का तुलनात्मक अध्ययन, तो बाकायदा मेरे जो को गाइड रहे वो फिरोज़ अहमद, जो फारसी अध्ययन केंद्र के निदेशक है, वो रहे थे। तो फिर उनको पढ़ते हुए लिखना भी शुरू किया मैंने उर्दू में। सर, आपके पास तीनों भाषाओं में लिखने का एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे ज़्यादा किस भाषा में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं? अब तो तीनों में ही हूँ फिलहाल, लेकिन सबसे जो हृदय के करीब है वो राजस्थानी में है, क्योंकि आप जो बचपन में लोरियाँ सुनते हैं और आपकी माँ जिससे आपसे पहली बार संवाद करती है, वो भाषा मेरी राजस्थानी है। राजस्थानी में मैं सबसे ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। सर, आपकी एक बुक है सूरज को न्योता, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सूरज को न्योता 2018 में मेरा पहला काव्य संकलन है, ये आया। इस पुस्तक पर कई रिव्यू हुए और इसकी जो भूमिका लिखी वो आदरणीय डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी ने लिखी। और इस पुस्तक के बारे में उनका कहना है, वही मैं उस मैसेज की बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि ये जीवन संघर्ष, नेहराग और लोक मूल्यों की त्रिवेणी है। मेरी कविता है भी इस तरह की, मानव जीवन के जो संघर्ष है उसके बारे में ही, कभी हिम्मत नहीं हारने की बात कविताएँ करती है। और लोक का वर्णन है। मैं चूँकि रेगिस्तान में जन्मा जाया, इसलिए रेगिस्तान के पर्व त्यौहार, वहाँ की कल्चर, वहाँ के रीति नीति, इन सब का उसमें वर्णन है। और उसमें नेहराग प्रेम कविताएं भी शामिल है।
सर, इस बुक की आपकी कोई फेवरेट लाइन जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगी, वो कौन सी है जो सबको मोटिवेट भी करती हो और इमोशनली टच भी करती हो? ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आप कहें कि आपको माँ से पूछें कि आपको बच्चे में क्या क्या गुण है, तो मैं बहुत सारी सारी कविताएं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन उसमें समय साक्षी नाम से एक कविता है, सूरज को न्योता से। जी। उसकी पंक्तियां हैं कि ये समय उस सियाह रात से ज़्यादा नहीं जिसके निशाचरों को ये मुगालता है कि अब सूरज कभी उदय नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ उजालों को आते हुए, मैं देख रहा हूँ अभिशप्त समय को जाते हुए। ये जी। मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ हैं उस ये आपकी कवि से। फेवरेट रही है? जी जी। ओके। तो सर, आपने हिंदी और उर्दू गज़ल में रिसर्च की है, तो ये रिसर्च का जो आइडिया था वो आपको कहाँ से आया? रिसर्च का आइडिया मैंने बताया कि पढ़ने की, जब मैंने उर्दू फिक्सन पढ़ना शुरू किया जो हिंदी में अनुदित थे, तो इस ओर मेरी रुचि जागी। और जब एमफिल में कर रहा था तो खासकर जो काव्य रूप है गज़ल का, कविता का, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे इस पर और आगे उच्च अध्ययन करना चाहिए। तो तब से ही फिर मैंने डॉक्टरेट जो किया वो उर्दू की तरफ, उर्दू के मैंने बहुत सारे शायरों को मैं ओके। उनसे मिला भी हूँ। ओके। उसमें पाकिस्तान के शायर भी शामिल हैं, अच्छा। वज़ीर आगा, फैज़ अहमद ओके। फैज़, अहमद फराज, ओके। मुनीर नियाज़ी, जॉन एलिया, इन सब पर मैंने रिसर्च किया। और समकालीन जितने भी लिखने वाले हैं उर्दू में, जावेद अख्तर, गुलजार, मुनव्वर राणा, बशीर बद्र, ओके। इन सब से मैंने व्यक्तिगत मुलाकात भी की है। अच्छा। तो इसलिए मेरा उर्दू में रिसर्च करने का हुआ। हाँ, तो सर, आप बड़े बड़े कवियों से, जैसे कि अभी आपने बोला आप मिले हुए हो, तो तब के लेखन में और आज के लेखन में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? किन के, मेरे लेखन में या उनके, उन लेखन में? अभी जो प्रेजेंट में लेखन चल रहा जी है और अच्छा। जो आपका जो उस टाइम का लेखन था, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? समय के साथ में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, आपके अनुभव और ज़्यादा परिपक्व होते हैं। और ये बात सच है कि अनुभव जितने आपके सुदृढ़ होते हैं, आप इतना बेहतर लिख पाते हैं। तो पहले का मैं सोचूं कि जो मैंने सबसे पहले जो कविता की किताब आज से कोई 1.5 दशक पहले सोची कि मैं प्रकाशित कराऊंगा, अगर मैं उस ओके। डायरी को आज खोल के देखूँ तो मैं खुद ही अच्छा। पढ़ना नहीं चाहूँगा। ओके। तो समय के साथ आपके अनुभव बढ़ते हैं और फिर आप लिखते भी अच्छा हैं। हो सकता है कि मैं 5-10 साल बाद में और अच्छा लिख पाऊँ आज की तुलना के अंदर। तो मैं पहले से बेहतर और परिपक्व भाषा में पढ़ने को लेकर मैंने कई और लेखकों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरे स्तर में सुधार हुआ। सर, रिसर्च और क्रिएटिव राइटिंग दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रिसर्च एक बंदी बंदाई परिपाटी है, इसका अपना एक हाइपोथेसिस होता है। और जो आपसे पहले रिसर्च यानी पुनः पुनः आप खोजना, आपसे पहले जितने भी संबंधित जो विषय का जो विषय है उस पर जो अनुसंधान हुए हैं उसमें आपको बढ़ावा देना होता है। जी। तो लेकिन उसकी एक बंदी बंदाई परिपेटी, हाइपोथेसिस ओके। जो रूपरेखा होती है, आपको उसका अनुसरण करना होता है, उसके आप इधर उधर हो नहीं सकते। और आपको फिर कंक्लूजन निकालना होता है रिसर्च में। और लेखन के अंदर समानता ये मान सकते हैं कि डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस कलेक्शन आप होता है। इसकी भी मानते हैं बिल्कुल। कि आप लिखने से पहले आप एक खाका बनाते हैं, बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल। खाका बनाते हैं। डाटा कलेक्शन होता है, डेटा इसमें भी कलेक्शन। आपको एक प्लॉट बनाना पड़ता है, आपको किरदार तलाशने पड़ते हैं, किरदार की यात्रा आप कहाँ तक करवाओगे, मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैसेज रिसर्च में इंक्लूड उपसंहार जो होता है। और राइटिंग जो है वो आपकी उन्मुक्त कल्पना है, उसमें आप स्मृति का सहारा लेते हैं। और रिसर्च बिल्कुल तथ्य सम्मत होती है और राइटिंग जो है वो कल्पना पर आधारित कल्पना होती होती है है। पूरी। तो आपको राइटिंग जब शुरू करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि कोई निर्धारित मैं इस तरह से प्लॉट को आगे बढ़ाऊंगा। जब आप लिख चुके होते हैं, कई बार जब मैंने लिखा कुछ कहानी या इस तरह का मैंने जो कुछ कथा लिखा, तो लिखते समय उससे पहले जो प्लॉट था, जब मैंने उसको ख़त्म किया तो वो कहानी कुछ और ही थी। ओके। जी, तो ये रिसर्च में, और आप जो पूछ रहे थे मैं उसका उसमें जवाब दे रहा डिफरेंस था, है। अंतर है राइटिंग में और रिसर्च में। और उसका बैलेंस, जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब ये है कि जो अच्छा रिसर्चर होता है जी। वो अच्छा राइटर भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जैसे अपन रिसर्च करते हैं तो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनको अपन खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो आप कहना चाह रहे हैं? जी क्या बिल्कुल, आज के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। रिसर्च
आप हायर एजुकेशन के लिहाज से कह रहे हैं तो वो स्टूडेंट तब कर पाएगा जब जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद में होगा। और रिसर्च तो अपने खुली आंखों से देखते हैं, कहीं भी आप एनालिटिकल दृष्टि से देखेंगे तो वो रिसर्च तो होती है। कोई किसी ने बात कही है तो उसके भी आप कहने के बाद के तथ्यों के पीछे जा सकते हैं। तो अनुसंधान की दृष्टि तो हर की होनी चाहिए। सर आप एक पेंटर भी हैं और नेशनल लेवल पर अवार्ड विनर भी हैं, तो आप पोइट्री और पेंटिंग दोनों में क्या कनेक्शन देखते हैं? दोनों में अंतर क्या देखते हैं? चित्रकला और जो कविता है दोनों ही कला के अभिन्न अंग है, दूसरे दोनों ही मिले हुए हैं। ओके। कविता जो है वो शब्द चित्र है ओके। और पेंटिंग जो है वो रंग और रेखा से बनी है। लियोनार्डो विंची ने ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उन्होंने कविता और पेंटिंग में पेंटिंग को उन्होंने श्रेष्ठ बताया। लेकिन मेरा मानना है कि जो कविता है वो पेंटिंग से श्रेष्ठ है। इसका कारण ये है कि कवि जो है वो कल्पना शक्ति का सहारा लेता है, इसमें स्मृति का भी सहारा लेता है और काल के घोड़े पे सवार होता है। एक प्रसिद्ध राजस्थानी के लेखक है अर्जुन देव जी, उनका ये कथन है कि कवि समय के घोड़े पे सवार होता है। इसलिए वो कहीं कहीं कुछ मायनों में जो है वो ईश्वर के समकक्ष होता है। जब वो लिख रहा होता है तो जैसे प्लेटो ने कहा है कि देवीय शक्तियाँ जो हैं वो उसके वशीभूत हो जाता है, उससे वो लिखता है। एक प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा, आपने नाम सुना होगा, लियोनार्डो विंची। कई कवियों ने उस पर कविताएं लिखी है। राजस्थानी की एक पेंटिंग है बनी ठनी, जो नागरीदास जो किशनगढ़ के राजा थे, कृष्ण भक्त राजा थे, वो पहले कविताएं लिखते थे। उनके ही निहालचंद ने वो जो है वो पेंटिंग बनाई। मेरे साथ में ऐसा कई बार होता है। मेरी जो जीवन संगिनी है वो पेंटर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैं आजकल मेरा चित्रकार का रूप जो छुप गया है, मैं उसकी पेंटिंग को देख कर के प्रभावित हूँ और उस पेंटिंग निश्चित रूप से वो पेंटिंग मेरी कविताओं की प्रेरणा है। सर आपने एक साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्ति का संपादन किया है, तो इसका आपका कैसा अनुभव रहा है? साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्ति जो है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जब मैं एमफिल कर रहा था उस दौरान यह विश्वविद्यालय की ही पत्रिका थी और उसका एक अपना संपादन मंडल था और मैं उसका संपादक था। वो अनुभव मिला जुला है क्योंकि मुझे उस पत्रिका के संपादक ने बहुत कुछ सिखाया। हम रात रात भर जाग करके, चूंकि मैंने उस पत्रिका को अपने हाथ से कैलीग्राफी से लिख करके उसको मैं तैयार करता था। मैंने उसका संस्थापक संपादक ही मैं रहा और उसके 7 अंक लगातार निकाले। उस पत्रिका में कविता विशेषांक निकला, रंग रेखा विशेषांक निकला, कहानी विशेषांक भी हमने निकाला। तो सर ये क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग बुक्स है, या फिर एक ही बुक में आपने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है? नहीं, उसके विशेषांक निकाले। पत्रिका तो नाम अभिव्यक्ति है, विश्वविद्यालय की मैगजीन थी वो। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे वो डिस्प्ले होती थी और एक खास जगह थी जहाँ उनको लगाते, लाइब्रेरी में पुस्तक आकार में वो मिलती थी। तो विश्वविद्यालय के सारे जितने भी अध्यापक थे, विद्यार्थी, शोधार्थी, बाहर के यूनिवर्सिटी के लोग भी हमको रचनाएं भेजते थे। बाद में विचारधारा को लेकर के उसका आग्रह रहा कि रचनाएं जो हैं इस तरह की क्यों हैं और उस तरह की क्यों नहीं है। तो फिर वो पत्रिका जो है वो वहीं बंद हो गई और मैंने वर्धा विश्वविद्यालय के बाद में मैं कहीं अन्यत्र पढ़ने आ गया। सर आपकी कविताओं का काव्य पाठ विदेशों में भी हुआ है, तो ये कब और कैसे हुआ, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। एक कवि या लेखक को चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, वो देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। तो मुझे जानकर के आश्चर्य हुआ 2016 में कि मेरी कविताओं का काव्य पाठ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को आता है प्रतिवर्ष। और इसका कारण बता दूं कि उस दिन पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। वो तारीख 10 जनवरी थी। तो विदेशों में जितने भी जो भारतीय दूतावास है वो इस दिन को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में। पुर्तगाल में लिस्बन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भारतीय अध्ययन केंद्र में मुझे बाद में पता चला कि मेरी कविताओं का पाठ वहाँ के जो विदेश सेवा के अधिकारी थे, डिप्टी एम्बेसडर, उन्होंने किया। मैं उनसे बाद में मेरा उनसे संवाद भी हुआ, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी कविताओं को अपने स्वर में वहाँ पाठ किया। और ऐसा ही एक संयोग कुछ साल बाद में और हुआ मॉरिशस में। वहाँ के जो भारतीय अध्ययन केंद्र था वहाँ मॉरिशस में, मॉरिशस के जो राजदूत थे केडी देवल, उन्होंने मेरी कविताओं का पाठ किया। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये उनकी दृष्टि थी, उन्होंने कविताओं को उनमें पढ़ा, उनको पसंद आई।
ये संयोग इस तरह से बना। सर, जब आपकी कविताएं सात समंदर पार पढ़ी जाती हैं तो कैसा फील होता है? निश्चित रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि आप कोई कवि या लेखक लिखता क्यों है, क्योंकि वो अधिकतम लोगों तक उसका मैसेज जाए, उसका संदेश जाए। और जब आपकी कविताएं जो हैं वो सात समुद्र पढ़ी जाएं तो मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत मुदित होता है, खुश होता है, गर्वित भी महसूस करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत प्राउड मोमेंट वाला जी फील होता बिल्कुल, है आपको? हाँ। सर, आप आज भी आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? मैं रेडियो का पुराना श्रोता रहा हूँ। जब मैं स्कूल के दिनों में था तो बीबीसी को सुनता था, और रेडियो पे जितने भी पुराने समाचार वाचक, चाहे वो विविध भारती हो, उर्दू सर्विस हो, उनको मैं सुनता था। तो मैं कल्पना करता था कि उनके सिर्फ आवाज़ पहुँचती थी। आप इमेजिन कल्पना करते थे कि बोलने वाला कैसा होगा, या ये अच्छा। पता नहीं था कि स्टूडियो किस तरह होते हैं। बहुत बहुत बाद में आकर के जब मैं जुड़ा तब पता चला। तो उस समय मन में ये था कि मैं जो है रेडियो में या टीवी में भी कभी अवसर मिला तो मैं जाऊंगा। ओके। ये संयोग 2008 में आकाशवाणी जयपुर में मिला। वहाँ समाचार जो एकांश है उसमें समाचार वाचकों के लिए उन्होंने आवेदन मांगे थे। ओके। तो मैं उसमें, मेरी स्क्रूटनिंग हो गई, मैं रिटर्न परीक्षा में पास हुआ, मेरा ऑडिशन हुआ, और मैं वहाँ राजस्थानी के आकस्मिक समाचार वाचक के रूप में मैंने काम किया है, काम कर रहा हूँ मैं। और कुछ साल बाद में दूरदर्शन ने भी यही मांगा, तो मैं एंकर राजस्थानी समाचार वाचक के रूप में दूरदर्शन में भी ओके। मैंने काम किया है। तो सर, पोइट्री और न्यूज़ रीडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में रात दिन का अंतर है। पोइट्री जब आप करते हो तो आपका आरोह अवरोह, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। आप बिल्कुल। भावों के अनुकूल आपके स्वर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। और न्यूज़ में एक बनी बनाई परिपेटी है, आपको सच धज के, जैसे टीवी में तो स्टूडियो में बोलना पड़ता है, बिल्कुल आप ध्यान रखते हो, आप जो है ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आपको छूट नहीं होती है। तो ये अंतर है न्यूज़ में और पोइट्री के अंदर। सर, और आपकी लाइफ का सबसे कठिन फेज़ कौन सा रहा है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आपको अपनी कहानी बदलनी चाहिए? जैसे कि एक वो कहावत है ना, लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हमको लगता है कि किताब बंद करनी है या पन्ना पलटना चाहिए, तो वो आपकी लाइफ का कौन सा मोमेंट रहा है? राजकमल चौधरी की पंक्ति है कि समय गवाह है, मेरी बेचैनी की आगे भी राह है। तो ओके। कठिन फेज मुझे लगता है कि जीवन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है तो आपको पिछली चुनौतियां, वर्तमान की चुनौतियों से ज़्यादा लगती है कि नहीं, कठिन वो नहीं था, ये और ज़्यादा कठिन है। तो अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे दौर आए भी, लेकिन कठिनाई किसको नहीं आती है। हिम्मत से काम हर व्यक्ति लेता है, मैंने भी लिया, मैं उसके पार रहा। एक मेरी माँ को हमेशा ये शिकायत रही कि मैंने ये क्या साहित्य वाला, कवि वाला रास्ता जो है अच्छा। वो पकड़ लिया। मेरी माँ चाहती कोई बड़ा है अब डॉक्टर बने, कि इंजीनियर बने। मैं नहीं, मैं बड़ा अधिकारी बनूं, क्योंकि आसपास के परिवेश में जब वो देखती है तो सोचती है कि ये क्या कवि बन गया है, इसमें क्या है। उनकी अपनी गणना है, माँ होने को लेकर के उनका अपना दृष्टिकोण होगा। बिल्कुल। तो ये है उस, अब उन जो इस तरह की कुछ धारणा और भी लोगों ने, जैसे मेरे चाहने वाले, वो उनका ये कहना था कि नहीं, तुम एक बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते थे, क्योंकि अच्छा। तुम इतना अच्छा लिख सकते हो। लिखने वाला तो यही होता है कि परीक्षा पास करनी बिल्कुल। होती है। बिल्कुल। मैं उन सबको जवाब नहीं देता हूँ, मैं खुद अपने आत्म से पूछता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे श्रेष्ठ मैं कुछ नहीं हो सकता था। काम वही करना चाहिए जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जी दे सके, बिल्कुल। तो आपने वही रास्ता चुना। तो सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि कठिन दौर तो आपकी लाइफ में भी आया है, तो उस दौर ने आपको क्या सिखाया है? उस दौर ने ये सिखाया कि हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर जो है आपको चलते रहना है। और हिम्मत हार करके अगर बैठ जाएंगे तो फिर आपको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। आप इस महाभारत के अंदर खुद ही अर्जुन हैं और खुद ही कृष्ण हैं। ओके। और ऐसा भी होता है कई बार कि आप बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, अब पार नहीं पड़ेगी, टूट जाते हो। तो राजस्थानी में एक कहावत है कि रूने राज कोई नहीं दे, यानी आप बिल्कुल। रोते हैं तो आपको कोई राज नहीं देता है, आपको अच्छा। संघर्ष करना ही पड़ता है। जी। जी। सर, पोइट्री और लिटरेचर का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? पोइट्री और लिटरेचर का फेस्टिवल बहुत उज्जवल है। एआई के युग में आज जहाँ लिटरेचर भी जो है वो आप जीपीटी चैट से आप उसको कमांड दो, वो बिल्कुल। लिख सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंसानी जो इमोशंस है, भाव है, जो संवेदना है, जी। वो कंप्यूटर कभी उसको पकड़ नहीं बिल्कुल। पाएगा।
चाहे कितना भी एआई या क्वांटम आगे का युग कुछ भी हो जाएगा, तो इंसान की भावनाएं और संवेदनाओं को सुरक्षित रखने में, उसके मूल्यों की बात करने में मुझे लगता है कि कविता ही आखिरी उम्मीद रहेगी, साहित्य ही आखिरी उम्मीद रहेगा, जो कि इंसान के हित की, इंसान के परोपकार की बात करेगा। सर, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आते हैं? युवाओं को मेरा संदेश है कि वो अपने आत्म को पहचानें, अपनी जो क्षमता है और योग्यता है उसके अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुनें, अपने उत्स को पहचानें, आप किस चीज़ से खुश होते हैं। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ें, अगर आपको अनुसंधान पसंद है तो आप जो हैं डॉक्टर या फिर आप रिसर्च के फील्ड में आए, आपको लिखना पसंद है तो आप मेरी तरह इस लेखन के क्षेत्र में आए। किसी के देखा देखी आप कुछ नहीं करें कि फलां व्यक्ति ये कर रहा है तो हम भी ये करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करें। और जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आती है, जब आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो अकस्मात आपको उसमें बहुत जल्दी कुछ हासिल नहीं होता है, तो आपको निरंतर अपने आप को परिमार्जित करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, तब जाकर के आप उसमें कुछ गेन कर पाओगे। इसलिए युवाओं से संदेश है कि संघर्ष जारी रहें, हिम्मत ना हारें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया और आपके इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। दोस्तों, डॉक्टर रेवण दास बारट जी की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। छोटे शहर हो या बड़े सपने, हौसला अपना रास्ता खुद बना लेता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखिए और खुद पर विश्वास रखिए।